हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली फोकस बैच है ये। साथ ही आरओ और स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आप लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही ये जो पूरी सीरीज़ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। और जो भी पीडीएफ जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ ये सभी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे संविधान सभा का गठन किया जाता है, कौन से व्यक्ति को किस तरह का पोर्टफोलियो प्रदान किया जाता है उस टाइम पे। एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देती हूँ मैं। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से जो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग थी वो स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा का मांग किया गया। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1934-1936 दोनों में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। इस पर्टिकुलर डिमांड को सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। बाद में कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। इम्पॉर्टेंट है, इसमें निर्वाचन के आधार पे इसमें संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई थी। बाद में इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसमें प्रांतों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि बनाया गया था। इसमें टोटल 389 सीट्स थी जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी। 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को प्रदान की गई थी। तो 296 सीटों में से 292 सदस्य जो थे उनका चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से हुआ था और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किए गए थे। यहाँ पे ये जो 4 कमिश्नरी हैं जो मुख्य आयुक्त के प्रांत हुआ करते थे, इनमें से 2 के नाम मैं आपको बताती हूँ। 2 नाम आप लोगों को सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहला नाम है दिल्ली और दूसरा है सिंध बलूचिस्तान। 2 और नाम हैं जो कि चीफ कमिश्नरी के अंडर आते थे ब्रिटिश शासन में। इसके साथ ही जो यहाँ पे देसी रियासतें थी प्रिंसली स्टेट, इनमें इलेक्शन नहीं होने थे। इनमें नॉमिनेशन के थ्रू प्रिंसली स्टेट के जो राजा हुआ करते थे उनको नॉमिनेशन के थ्रू अपने मेंबर्स को भेजना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्शन होता है ये जुलाई अगस्त 1946 में होता है इलेक्शन, जिसमें 296 में से ब्रिटिश भारत के जो 296 सीटें थी इसमें से 208 कांग्रेस को मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और 15 सीटें जो हैं ये अन्य सदस्य को मिलती है। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था। बाद में जब इसका तृतीय अधिवेशन होता है, थर्ड सेशन होता है 28 अप्रैल 1947 को, तब इन्होंने पार्ट लेना स्टार्ट किया था उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब कि डायरेक्ट लोगों ने, आम लोग जो थे उन्होंने चुनाव में पार्ट नहीं लिया था। प्रांतों के विधानसभाओं का उपयोग किया गया था निर्वाचन मंडल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रांत के लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, असेंबली, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी प्रोविंशियल, उन्होंने निर्वाचन मंडल के रूप में काम किया था। और साथ ही जो निर्वाचन था वयस्क मताधिकार पर आधारित था, एडल्ट फ्रेंचाइज पे। ठीक है, तो 18+ सभी मेंबर्स जो थे वो वोट कर सकते थे। इसके साथ ही ये जो वोटिंग राइट्स थे ये लिमिटेड थे, कुछ ही लोगों को दिए गए थे, जो टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के आधार पर सीमित किया गया था, कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। इसके बाद 1946 को वायसरॉय ने जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया और पहला सेशन जो था वो 9 दिसंबर को 1946 में हुआ। इस सभा का पहली बैठक जो हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उनका नाम क्या था जो प्रथम बैठक में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इस साल 2024 के यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, यहाँ नाम भी लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा हुई जिसमें निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को इसकी नेक्स्ट सेशन होता है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके साथ ही जब माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947, उसके तहत पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा बनाई जाती है और भारतीयों के लिए पृथक संविधान सभा बनाई जाती है। और इसमें दोबारा से इलेक्शन नहीं होता है। जो 389 सीट्स थी टोटल, उसमें वो घट के 299 सीट्स हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है ये कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग इसको याद नहीं करते हैं, मतलब जब पृथक संविधान सभा बन रही है उसके बाद वाला डेटा तब भी चलेगा, बट ये जो सेशंस हैं 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, इसमें जो भी बातें कही गई है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके MPPCS, BPSC और साथ ही UPPCS में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद आता है जो टोटल संविधान सभा बनाने में जो टोटल टाइम लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, अभी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, तो जो भी ऑप्शंस होगा वो आप लोग देख सकते हैं। ये 17 दिन इसलिए है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को रीज़न भी बताया है इसका। ठीक है, टोटल जो 11 सेशंस हुए थे, 11 अधिवेशंस हुए थे। इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। कुछ 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे इसमें। यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो BN राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट, अधिनियमित, इनैक्ट और आत्मसमर्पित, डेडिकेटेड किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान को लागू किया गया था, केम इनटू इफेक्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी वर्ड्स अडॉप्ट, इनैक्ट, साथ ही केम इनटू इफेक्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। साथ ही 26 जनवरी 1950 क्यों चुना गया था, ये दिन भी मैंने, ये रीज़न भी मैंने आपको बताया कि ये दिन क्यों चुना गया था। साथ ही कुछ महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य हैं, इन सभी के नाम दिए हुए हैं। साथ ही कुछ कमेंट किए गए थे, जैसे संविधान सभा जो है वो कांग्रेस से ही बनी हुई है और कांग्रेस जो है वही भारत को चला रहा है, इस तरह के जो कमेंट हैं ये भी किए गए थे और इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही 2 सितंबर को जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, अंतरिम सरकार, उसका गठन किया जाता है। पहले उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन होता है जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं। इसकी कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हमने देखा था संविधान सभा से रिलेटेड, जैसे कि संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है स्टीयरिंग समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर थी। ड्राफ्टिंग समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजाति संबंधित जो समिति थी ये वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी, ये एक एडवाइजरी काउंसिल थी। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी कुछ सब कमेटी आती है, उप समिति आती है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स JB कृपलानी के पास था। अल्पसंख्यक HC मुखर्जी, और जो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज थे वो गोपीनाथ बारदोली संभाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे AB ठक्कर हैं, ये गोपीनाथ बारदोली नहीं है। गोपीनाथ बारदोली जो थे ये नॉर्थ ईस्ट के जो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज थे उनको संभाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सब कमिटीज़ है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सरदार पटेल जो है ये मेन कमेटी के एडवाइज़र थे। साथ ही कुछ मूल अधिकार वाली सब समिति याद कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वाली कर सकते हैं, ये कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं इससे। फेडरल शक्तियाँ जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। साथ ही प्रांतीय संविधान समिति जो थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार पटेल के पास थी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, KM मुंशी। हाउस समिति ये भी इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, पटाभी सीतारमैया। साथ ही यहाँ पे एडहॉक कमेटी है नेशनल फ्लैग से संबंधित, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही क्रेडेंशियल समिति ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास थी। स्टेट से रिलेटेड संबंधी समिति जो थी ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, और इसके अंदर जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। ये नाम भी मैंने आपको लास्ट टाइम याद करवाए थे लास्ट लेक्चर में। इसका नाम है गोपाल, कृष्ण, मुंशी, मोहम्मद, मित्र और खेतान। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, अपने किसी भी निमोनिक्स जो भी आपको सही लगे वो बना सकते हैं। जिसमें बाद में जो मित्र हैं BL मित्र, इनके स्थान पे N माधव राव को
रिप्लेस कर दिया गया था। साथ ही जो खेतान है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी ये समिति में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ ही जो एडहॉक कमेटी थी, फ्लैग कमीशन कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का एंड होता है चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। ठीक है, ये सभी अधिनियम जो है ये हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। वो अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। साथ ही अगर आपने अभी रिवाइज़ नहीं किया तो रिवाइज़ कर लीजिए। उससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन अभी आपसे पूछती हूँ, ये सभी आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे जा रहे हैं तो क्या आप लोगों का रिवीजन जो है वो होता रहे। ठीक है, लॉज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए गए थे वही बेसिस होता है कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इंडिया में। तो पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है बर्मा सेपरेट कौन से अधिनियम में होता है। तीसरा, साथ ही भारत का प्रथम वाइसराय कौन नियुक्त किया गया था। ये सभी आंसर्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इससे आपका जो लॉज वाला चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो घटना चक्र में दिए हुए हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट यही था कि अधिकांश भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम GOI 1935 से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हर कंट्री का जो संविधान था उससे कुछ ना कुछ सोर्सेज दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले ब्रिटेन देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन से सबसे पहले लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे कमिंग चैप्टर्स में। यहाँ पे बस नाम जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। साथ ही विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ इंग्लिश में कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली गई है। इसके साथ ही बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रिट्स, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, रूल ऑफ लॉ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाय कैमरल सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिट्स क्या चीज़ होती है या फिर रूल ऑफ लॉ क्या है, तो यहाँ पे अभी बस नाम याद कर लीजिए। लेटर ऑन जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अमेरिका, यूएसए से लिया गया है प्रियम्बल का उद्देशिका का विचार। ठीक है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी यूएसए से लिया गया है। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी, इनको हटाए जाने के जो उपबंध हैं ये भी इम्पीचमेंट के द्वारा किए जाते हैं। ये भी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, साथ ही इम्पीचमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सभी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आयरलैंड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, राज्यसभा में कुछ सदस्य नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं, ये भी जो
आइडिया था ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है फेडरल सिस्टम, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, ये भी कनाडा से लिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, ये भी कनाडा से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है फेडरल सिस्टम, रेजिडुअल पावर, साथ ही गवर्नर की नियुक्ति, ये सभी कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया से कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है जॉइंट सिटिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही जो उद्देशिका की भाषा है, प्रियम्बल की लैंग्वेज है, वो लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट और प्रियम्बल की लैंग्वेज, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है सोवियत संघ, यूएसएसआर, रशिया से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और प्रस्तावना में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो 3 प्रकार की हमारे प्रियम्बल में मेंशन की गई है। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी न्याय जो हैं ये रशिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये जो शब्द दिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से लिए गए हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणराज्य की अवधारणा, ये भी फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ये जर्मनी से हमने लिया है। साथ ही जो संघ है वो आपातकालीन शक्तियाँ जो है उसमें बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का एक और नाम कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है वीमर नाम से, तो ये भी आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, इससे फंडामेंटल राइट्स जो इमरजेंसी के टाइम पे जो सस्पेंड हो जाते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये सभी जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर ही एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो जो भी सोर्सेज और किस कंट्री से लिए गए हैं, कौन से उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, इसका आप लोग प्रॉपर एक लिस्ट बना सकते हैं, चार्टिंग के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपको 1 या 2 मार्क्स तो हमेशा दिला देगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, कौन से लॉज उसमें बनाए गए हैं, इसके साथ ही कैसे संविधान सभा का गठन किया जाता है और कहाँ कहाँ से संविधान बनाने के लिए कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए जाते हैं। अब हम लोग मेन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ना है, किस तरह से स्टार्ट होगा, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पहले पार्ट्स से स्टार्ट करेंगे, जो प्रमुख भाग हैं उनको पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख भाग के बारे में बात करते हैं। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था उस टाइम पे 22 भाग हुआ करते थे इसमें, ठीक है। अभी वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं, कुछ भाग जो हैं वो बाद में ऐड किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भाग हैं और विषय हैं उनसे संबंधित। भाग फर्स्ट पार्ट 1, ये 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स तक है, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में ही बात की गई है, इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो भी है इससे रिलेटेड वो सभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये आता है आपका भाग फर्स्ट में। फिर आता है आपका भाग सेकेंड पार्ट 2, ये 5 से लेकर 11 तक है और इसमें नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं, सिटीजनशिप एक्ट। पार्ट 3 ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स हैं,
ठीक है। 12 से लेकर 35 सभी आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सभी आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है पार्ट 4 36 से लेकर 51 तक, जिसमें आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP शॉर्ट में कहा जाता है। फिर पार्ट 4A है, जो 51A हमारा आर्टिकल है, ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। पार्ट 5 से एग्जीक्यूटिव, जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, साथ ही ठीक है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, कैग, ये सभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं अभी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस पार्ट 5 में संघ के बारे में, संघ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी उपबंध हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये इसका जो आर्टिकल है अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। ईजी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से कभी आर्टिकल अगर माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है और पूछा गया है क्वेश्चन में, तो वो आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकते हैं उस टाइम पे कि यहाँ से यहाँ तक अगर आर्टिकल संघ के बारे में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 52 से 151 तक संघ के बारे में, द यूनियन के बारे में दिए गए हैं आर्टिकल्स। फिर है पार्ट 6। पार्ट 6 जो है वो स्टेट्स के बारे में बताता है। स्टेट में गवर्नर होगा, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर और भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में रिलेटेड, वो सभी चीज़ें दी हुई है। ये 152 से 237 तक भाग 6 के पार्ट हैं, 152 से 237। इसके बाद आता है पार्ट 7, जिसको निरसित कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था या फिर सस्पेंड कर दिया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया है। तो सिर्फ एक ही पार्ट है, पार्ट 7, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से बाद में हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है पार्ट 8। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आपको, बस आपको उतना ही पार्ट पहले देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रही हूँ मैं पार्ट 8, तो इससे रिलेटेड जो लिखा हुआ है बस उस पर नज़र रखिए। नीचे की तरफ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर एक साथ सारी स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 8 जो है वो रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी से, संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। 239 से 242, 239 से 242 तक आर्टिकल्स जो है वो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर आता है पार्ट 9। पार्ट 9 इम्पॉर्टेंट है, पंचायत से रिलेटेड है, और ये 243 से लेकर 243O तक है। ठीक है, 243 से 243O तक पंचायतों के बारे में जो भी आर्टिकल्स हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, फिर 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है। तो पार्ट 9A रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज से। 243P, अब O के बाद आता है P, तो 243O तक पंचायत में ख़त्म हो गया। उसके बाद 243P से 243ZG, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है पार्ट 9B। 9B में 243ZH, G के बाद ZH, फिर 243ZT से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसका जो टॉपिक है वो है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आता है पार्ट 10, भाग 10 जो है पार्ट 10, ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, 244 से 244A। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। उसके बाद है पार्ट 11, संघ और राज्यों के बीच के संबंध। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स के बारे में दिया है, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सभी आर्टिकल्स भी आएंगे इसमें। तो यहाँ पे 245 से 263 होगा पार्ट 11। फिर आता है पार्ट 12, ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से रिलेटेड है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड है, 264 से 300A। ठीक है, तो अब तक हम लोग 300 तक आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं और पार्ट 12 पे हैं हम लोग। इसके बाद आएगा पार्ट 13, जो कि ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से रिलेटेड है। कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट 13, ये 301 से 307 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट 14,
जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये शो करता है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसी पार्ट 14 के अंतर्गत आपका आता है स्टेट सिविल सर्विसेज, साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग चैप्टर्स देखेंगे, तो पार्ट 14 के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 14A, जो कि बाद में जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो 323A और B ये दोनों ही आपके ट्रिब्यूनल्स में आते हैं, अधिकरण में आते हैं। पार्ट 15 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे निर्वाचन से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो दिए हुए हैं 324 से 329A तक। ठीक है, इलेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पार्ट 15 में दिया हुआ है। ठीक है, याद करने का भी तरीका कुछ इस तरह से है कि बीच बीच के आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, जो पार्ट है वो याद होने चाहिए। तो पार्ट 15 रिलेटेड है इलेक्शन से, पार्ट 14 रिलेटेड है ट्रिब्यूनल्स से, ये सभी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है पार्ट 16, जो कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास है। पार्ट 16 में 330 से 342 तक, 342 तक। पार्ट 17 इसमें राजभाषा से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं 343 से 351। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 343 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। उसके बाद पार्ट 18 ये भी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। पार्ट 18 352 से 360 आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। पार्ट 19 मिसलेनियस है, प्रकीर्ण हिंदी में कहा जाता है इसको, 361 से 367 तक। पार्ट 19 मिसलेनियस से रिलेटेड है। फिर आता है पार्ट 20 368, ये संविधान का संशोधन का अधिकार देता है। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सभी इसी आर्टिकल्स से रिलेटेड होता है। पार्ट 20 368 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस साल भी जो आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार पॉलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस साल का क्वेश्चन है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन से बेसिस पे, किस आधार पे किया जा सकता है। तो 3 आधार दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 बेसिस है, रिपील, एडिशन और वेरिएशन। ठीक है, ये तीनों बेसिस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये हम लोग जब हम लोग संविधान का संशोधन पढ़ेंगे, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक साथ मैं आपको सारा नॉलेज नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे बस आप लोगों को पार्ट याद करवा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो टॉपिक दिया हुआ है बस उतना ही नॉलेज पता होना चाहिए आपको। आगे के चैप्टर्स में हम लोग हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और हर पार्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको याद करने की कोशिश किया जाएगा। तो पार्ट 20 इम्पॉर्टेंट है, संविधान के संशोधन से रिलेटेड। पार्ट 21, अभी यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस देख सकते हैं आप। पार्ट 21 जो है वो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत फेमस हुआ था, जिसको कैंसिल कर दिया गया था, जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये भी जो है ये विशेष उपबंध से रिलेटेड था। 369 से 392 तक विशेष उपबंध, टेम्पोररी, ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड था। ठीक है, तो पार्ट 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही उसके बाद लास्ट पार्ट जो आता है वो होता है पार्ट 22, जिसमें कुछ संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में कुछ प्राधिकृत पाठ दिए हुए हैं, साथ ही निरसन दिया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड टेक्स्ट इन हिंदी। तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है 22। 393 से 395 आर्टिकल्स जो है वो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हमारा पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, पार्ट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कौन सा आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है और कौन से पार्ट में आता है। ये आप लोग अपने जनरल नॉलेज के लिए भी याद कर सकते हैं। साथ ही अगर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सुविधा होगी कि कौन से पार्ट में कौन सा दिया हुआ है, वो आप मैंशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी आप लोग मैंशन कर सकते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड पार्ट कौन सा है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पार्ट कौन सा है, इलेक्शन कौन से पार्ट में दिया हुआ है, इमरजेंसी से रिलेटेड पार्ट और साथ ही इससे रिलेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, तो
आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपके सुझाव हो